मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। और 2-4 बच्चे आ जाएं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं लाइकोपोडियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लाइकोपोडियम में 2 हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें आप लोग काफ़ी कुछ उनका एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन पे आते हैं। तो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पॉपुलरली 3 तरह का होता है, और यहाँ पर आप 2 तरह का देखेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो 3-4 माध्यम से होता है, 4 मीडियम्स होते हैं, बल्बिल और जेनी, एडवेंटिशियस बड्स, फ्रेगमेंटेशन एंड डिके बाय रूट ट्यूबर्स एट्सेट्रा। तो ये जो 4 मीन्स हैं ये बहुत ही पॉपुलर मीन्स हैं, आप लोग इन सभी को और भी प्लांट्स में पढ़ चुके हैं। बल्बिल या जेनी का मतलब है कि वहाँ पर उसके स्टेम के ऊपर से कहीं से एक बड जैसी जेनी जैसी निकलती है, और उसको अगर हम डिटैच करके अलग से लगाते हैं तो नए प्लांट्स बन जाते हैं। एडवेंटिशियस बर्ड्स भी कुछ इसी तरह का होता है कि एडवेंटिशियस बर्ड्स यानी कि ऐसी बर्ड्स जो कि कहीं नॉर्मल बर्ड से हटकर है, वो वहाँ पर निकल आती हैं वेजिटेटिव पार्ट में। हम उसको अलग करके डिटैच करके कहीं पे प्लांट करते हैं तो नया प्लांट निकल आता है। फ्रेगमेंटेशन एंड डिके, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि उसका कोई पार्ट टूट जाता है स्टेम का, और कहीं पे प्लांट उसमें थोड़ी सी रूट्स भी आ गई, थोड़ा प्लांट का स्टेम आ गया, वो कहीं पे दूसरी जगह पर लगा दिया तो वो नया प्लांट में डेवलप हो गया। या डिके, पुराना पार्ट डेड हो गया और वो फर्दर ग्रोथ करके नए प्लांट की थोड़ा सा जो पीछे वाला पोर्शन है वो नए नए प्लांट की तरह ग्रो करता जाए, और आगे से जो पुराना पोर्शन है वो डिके होता जाए। तो उस तरीके का भी रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। पोटैटो के ट्यूबर्स आप लोगों ने सुने होंगे। ट्यूबर्स क्या है? रूट का एक फॉर्म है जो कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन लेके अपने साथ ट्यूबर के फॉर्म में आ जाता है। तो बाई रूट ट्यूबर्स, अगर रूट में ट्यूबर्स बन जाते हैं तो उन ट्यूबर्स को भी हम डिटैच करके लगाते हैं, तो वो नए प्लांट को उत्पन्न करता है। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है कि प्लांट बॉडी का ही कोई पार्ट टूटकर अगर अलग होके नए प्लांट को जनरेट करता है तो हम उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, इसमें सबको समझ में आया बच्चों? ये तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो आप लगातार बहुत बार पढ़ते रहते हैं। उसके बाद आप लाइकोपोडियम में पढ़ चुके हैं कि लाइकोपोडियम होमोफिलस होता है, यानी कि उसकी सारी लीव्स एक समान होती हैं, और साथ साथ वो होमोस्पोरस भी होता है, उसमें केवल एक ही तरीके के स्पोर्स बनते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स इज यूस्पोरेंजिएट टाइप।
अच्छा, यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स राई मैम ने आप लोगों को बताए थे, तो यू स्पोरेंशिएट टाइप क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है? जनरल कैरेक्टर्स में बताया होगा मैम ने। अगर किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट को, स्पोरेंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर स्पोरेंजिया को डेवलपमेंट एक सिंगल सेल से होता है तो उसको कहते हैं लेप्टोस्पोरेंशिएट, और अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स से होता है तो हम उसको कहते हैं यू स्पोरेंशिएट। यानी कि एक सेल से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा तो हम क्या कहेंगे उसको? लेप्टोस्पोरेंशिएट। और यू स्पोरेंशिएट का मतलब है कि द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया टेक्स प्लेस बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स। एक ग्रुप ऑफ सेल्स इनिशिएट करता है स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यू स्पोरेंशिएट टाइप। 2 to 5 cells activated to develop sporangia are called sporangial initials। 2 से 5 सेल्स होती हैं, यानी कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स एक्टिवेट होती हैं स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के लिए। उन 5 सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियल इनिशियल्स। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियल इनिशियल्स। एंड फिर उसके बाद उसमें क्या होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन्स होते हैं। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन्स आप लोग समझते हैं? किसी बच्चे को पता है? ऑनलाइन भी बताइए, आप में से किसी बच्चे को पता है व्हाट इज पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड व्हाट इज एंटीक्लाइनल डिवीजन? हाँ, पेरीफेरी के ऊपर नहीं होता बेटा, पेरीफेरी के पैरेलल होता है ना? तो सपोज ये अगर 5 सेल्स हैं, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि इट इज यू स्पोरेंजिएट टाइप, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज एक्टिवेटेड टू जनरेट अ स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स ये एक्टिवेट हुआ किसके लिए? स्पोरेंजिया डेवलप करने के लिए। तो जो पहला डिवीजन होगा वो कैसा होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन, जो कि पेरीफेरी के पैरेलल होगा। ओके, और फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन्स होंगे। एंटीक्लाइनल कैसे होंगे? ये पहला एक कट हो गया, फिर उसके बाद ये एंटीक्लाइनल डिवीजन। ठीक, पेरिक्लाइनल डिवीजन डिवाइड्स it into outer primary wall cells and inner primary sporogenous cells। पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद आप देख रहे हैं ये जो बाहर की तरफ कटा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल सेल्स, और जो अंदर रह गया है इसको कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। ओके, आउटर स्पोरोजीनस सेल्स डिवाइड बाय प्राइमरी स्पोरोजीनस, आउटर स्पोरोजीनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आउटर वॉल सेल्स होना चाहिए। आउटर वॉल सेल्स डिवाइड बाय एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म जैकेट लेयर। अब हम केवल ये बाहर वाली लेयर की बात कर रहे हैं, जो आउटर लेयर है। तो आउटर लेयर क्या होती है? एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल, उसमें कई डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से वो जैकेट लेयर फॉर्म करती है। जैकेट लेयर माने उसकी बाहर की कवरिंग। Primary sporogenous mass undergo repeated mitotic divisions and gives rise to spore mother cells। और ये जो सेंटर में जितनी भी सेल्स है ना, ये स्पोरोजीनस सेल्स, ये सब क्या करती हैं? माइटोटिक डिविजन्स इसमें बार बार होते रहते हैं। माइटोटिक डिवीजन आप लोग समझते हैं ना, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, और एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 से फिर 4 बनेगी, 4 से फिर 8 बनेगी, 8 से फिर 16 बनेगी। मतलब हर बार वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डबल होती जाएंगी। तो यहाँ पर जितनी भी बार डिवीजन होता है वो क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, और बहुत सारी सेल्स अंदर बन जाती है। बाहर वाली जो लेयर थी उसने जैकेट लेयर बना दी, और अंदर वाली जितनी सेल्स बची थी उसने क्या? स्पोरोजीनस मास बना।
स्पोरोजीनस मास में बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन हुए और वहां पर बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं जो कि क्या होती हैं, स्पोर मदर सेल्स बनाती हैं फर्दर फ्यूचर में। ठीक है। एज द स्पोरेंजियम डेवलप्स द इनर वॉल ऑफ जैकेट लेयर डिफरेंशिएट्स इनटू न्यूट्रिटिव लेयर टू नरिश स्पोर्स कॉल्ड टेपिटम। अब बेटा यहाँ पर जो बाहर वाली ये लेयर थी जिससे जैकेट लेयर बन गई थी, यानी कि ये पूरा हिस्सा, ठीक है, बाहर वाला। फिर इसमें हमने तुमको बताया कि इसमें बार बार पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिविजन्स और हुए। ठीक है। तो यह कई लेयर वाली सेल्स हो जाती है, कई लेयर हो जाती है यहाँ पर सेल्स में। तो इनमें से जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो इन स्पोर्स के लिए फीडिंग का काम करती है, इनको न्यूट्रिशन देती है। आप जानते हैं ना, जब भी डिवीजन होगा, जब भी ग्रोथ होगी तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो इसकी जैकेट लेयर की इनर मोस्ट लेयर है वो इनको क्या काम करेगी, न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। इस न्यूट्रिशन देने वाली लेयर को कहते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। TAPETUM। The cells of sporogenous mass get separated and rounded off and gives rise to spore tetrad after meiosis। अभी पहले तो बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन हुए और ये सेल्स का नंबर बढ़ता चला गया। फिर जब बहुत सारी सेल्स हो गई तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली जब मेच्योरिटी आने वाली होती है तो हर सेल अलग अलग हो जाती है और उसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन से हर सेल से 4 सेल्स बनती है ना, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अभी तक क्या था, सब 2n था और यहाँ पर जब मियोटिक डिवीजन हुआ तो हैप्लॉइड स्पोर्स बने। स्पोर टेट्राड का मतलब होता है 1 से 4 जब बनते हैं और वो आपस में जुड़े होते हैं। जब हमको आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मियोटिक डिवीजन्स पढ़े हैं ना, तो जब उसमें मियोटिक डिवीजन होगा तो 1 से 4 बनेंगे और 4 पहले तो ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, फिर धीरे धीरे सेपरेट होंगे। तो जब ये 4 बनते हैं तो उसको कहते हैं टेट्राड, स्पोर टेट्राड, यानी हर सेल से 4 स्पोर्स बनेंगे। ओके। तो पहले बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होंगे तो बहुत सारी सेल्स बन गई। फिर जैसे ही मेच्योरिटी आने वाली हुई, हर सेल अलग अलग हो गई और फिर उसमें मियोसिस हुई। मियोसिस होने के बाद हर सेल से 4 स्पोर्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। आफ्टर मेच्योरिटी ऑल द लेयर्स गेट डिसइंटीग्रेट, ओनली द आउटर मोस्ट लेयर रिमेन इंटैक्ट। अब क्या होता है, यहाँ पर तो बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अभी मैं आप लोगों को डायग्राम्स भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर तो बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी इनर वाली जो लेयर थी उसने इनको न्यूट्रिशन दिया था, तो एक लेयर तो उसमें खत्म हो गई। उसके बाद जितनी भी लेयर होती हैं वो सब डीजेनरेट हो जाती हैं, केवल एक लेयर बाहर की रह जाती है। ओके। तो जब पूरी मेच्योरिटी आती है तो सारी लेयर्स खत्म हो जाती हैं, सिर्फ एक सिंगल लेयर बाहर वाली बचती है जो कि जैकेट लेयर में से। अब क्योंकि जैकेट लेयर में तो कई सारी लेयर्स बनी, क्योंकि कई बार उसमें पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिविजन्स में, तो उनमें से सारी लेयर्स डिसइंटीग्रेट हो जाती है, सिर्फ एक लेयर बाकी बचती है जो कि आउटर मोस्ट लेयर या जैकेट लेयर कहलाती है। यानी कि अभी तक जो जैकेट लेयर थी वो मल्टी लेयर्ड थी और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी सारी लेयर्स खत्म हो गई, सिर्फ एक लेयर जैकेट लेयर, एक सिंगल लेयर्ड जैकेट लेयर बची। स्पोर डिस्पर्स थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड स्टोमियम। अब क्या हुआ कि जैकेट लेयर की सारी लेयर्स, मल्टी लेयर्ड था जैकेट लेयर, तो उसमें से सारी लेयर्स डिसइंटीग्रेट हो गई, एक लेयर बची। उस लेयर में भी एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से वो स्प्लिट होता है, जैकेट जो होता है वो फट जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। ठीक है। अब ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं,
सारे बच्चे देख पा रहे हैं ना? ये देखिए, सबसे पहले ए डायग्राम पे आइए। ये तीन से लेकर 5 सेल्स एक्टिवेटेड होती है। तो यहाँ पर ये 3 सेल्स यहाँ पर एक्टिवेटेड हुई, जिनको हमने स्पोरेंजियल इनिशियल कहा। ये स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स है, और फिर उसके बाद इसमें पहला पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जो बाहर की जैकेट लेयर वाली सेल्स बनाता है, और अंदर स्पोरोजीनस सेल्स होती है। सी डायग्राम में देखिए, जैकेट इनिशियल्स और स्पोरोजीनस सेल्स। तो जो जैकेट लेयर है उसमें कई बार पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों तरह के डिविजन्स हो रहे हैं। तो आप ये वाला ई डायग्राम में देखिए, जहां पर मेरा ये है, तो यहाँ पर 2 लेयर दिखाई दे रही है जैकेट, और फर्दर आगे वाले में 3 लेयर्ड आपको जैकेट लेयर दिखाई दे रही है। इधर तो जैकेट लेयर डिवाइड हो रही है पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन से। साइमल्टेनियसली जो स्पोरोजीनस मास था उसमें भी बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स हो रहे हैं, तो वो भी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता जा रहा है। वो आपको दिखाई दे रहा है एफ डायग्राम के अंदर कि बहुत सारा स्पोरोजीनस मास बन गया है यहाँ पर, है ना। और ये जो 3 लेयर्ड हैं, 3 में से जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जैकेट लेयर की, सबसे अंदर वाली लेयर, वो क्या करती है, इसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है, इसलिए उस लेयर को हम कहते हैं टेपिटम। ठीक है, ये टेपिटम के बाद एक लेयर तो यहाँ पर न्यूट्रिशन में यूज हो गई, फिर उसके बाद बची 2 लेयर्स, फिर ये 2 लेयर्स भी अंदर वाली लेयर फिर डीजेनरेट हो जाती है, केवल एक सिंगल लेयर जैकेट बचती है। और जब मेच्योरिटी हो जाती है तो वो जिस जगह से खुल जाती है, ओपन हो जाती है और स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, हम स्टोमियम बोलते हैं, जहां से स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है। टेपिटम जिस जगह से फटती है और स्पोर्स को डिस्पर्स करती है, उस जगह को हम स्टोमियम कहते हैं। साइमल्टेनियसली अंदर क्या हो रहा होता है कि अंदर जो ये देखिए स्पोरोजीनस मास की जितनी सेल्स थी, वो सारी सेल्स अलग अलग हो गई हैं यहाँ पर, और फिर हर सेल के अंदर क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, और मियोटिक डिवीजन होने के बाद हर सेल से 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिनको कि हम स्पोर टेट्राड्स बोलते हैं। ठीक है, ये टेट्राड्स 4 के फॉर्म में स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं, लेकिन लेटर ऑन 4 स्पोर्स अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सेल से 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बहुत सारे स्पोर्स यहाँ पर बनते हैं। अभी हमें और भी मेंबर्स हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा का, जो कि क्या है, जिनमें 2 तरीके के स्पोर्स बनेंगे। हीट्रोस्पोरस है, मैंने उस दिन तुम लोग को सीक्वेंस याद कराया था ना, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इक्विसिटम एंड मार्सिलिया। होमो हेटेरो, होमो हेटेरो, है ना। तो ये होमोस्पोरस है, इसमें सारे स्पोर्स एक समान बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगराइजेशन हम आपको नहीं बता रहे हैं कि माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर। अब नेक्स्ट जो मेंबर होगा उसमें हम माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स की बात करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर कोन के अंदर जितने भी फर्टाइल लीव्स हैं, उन सभी को हम स्पोरोफिल कहेंगे, यानी स्पोर बियरिंग लीव्स। वो पिछले वाले लेक्चर को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिर से, और हम ये रिवाइज कर रहे हैं कि स्पोर बियरिंग लीव्स आर नोन एज स्पोरोफिल्स। बहुत सारी स्पोरोफिल्स एक कोन में लगी होती हैं, और हर स्पोरोफिल पर सेम काइंड ऑफ स्पोर जनरेट हो रहे हैं, इसलिए इस कोन को हम क्या कहेंगे, होमोफिलस एंड होमोस्पोरस। फिलस तो वर्ड पूरी लीव्स के ही लिए आता है, पर ये जो कोन है वो ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाएंगे कि इट इज़ अ बंच ऑफ फर्टाइल लीव्स, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो फर्टाइल लीव्स का जो बंच है, उसमें जितनी भी लीव्स हैं वो सारी एक जैसी हैं, और उनमें एक जैसे स्पोरेंजिया बन रहे हैं, एक जैसे स्पोर्स बन रहे हैं, इसीलिए हम इसको होमोस्पोरस बोलते हैं। ओके, अब आगे आ जाइए। अब क्या होता है कि देखो, स्टार्टिंग वाले लेक्चर को एक बार फिर से आप देखोगे तो पाओगे कि मैंने लास्ट में उसमें लाइफ साइकिल भी दिखाई थी ना आप लोगों को। तो बताया था कि जो स्पोर होता है वो फिर गैमेटोफाइट बनाता है। अब
देखो, स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होती है उसमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि लीफ फर्टाइल हो गई और उनके ऊपर स्पोरेंजिया बन गई, उनके अंदर स्पोर्स बन गए। अब ये जो स्पोर्स हैं उससे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर उसके गैमेट्स डेवलप होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरीके के गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स किसके अंदर बनेंगे? एंथ्रेडियम के अंदर। फीमेल गैमेट्स कहाँ पर बनेगा? आर्किगोनियम के अंदर। तो जो हम लोअर प्लांट से पढ़ते चले आ रहे हैं, आप लोगों ने अभी इससे जो प्रिमिटिव काइंड ऑफ ग्रुप है, यानी कि ब्रायोफाइट्स में आप एंथ्रेडियम आर्किगोनियम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम बनेंगे। और हमेशा ये ध्यान रखिए, जो एंथ्रेडियम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टिपिकल जो होता है वो बताइए मुझे। एंथ्रेडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर टिपिकली कैसा होता है? देखो बच्चों, जो चीजें हैं वो सभी किताबों में लिखी हुई हैं। यहाँ पर हम कोई नया कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहे हैं। सारी चीजें आप बुक्स से पढ़ सकते हैं, पर कॉलेज में आके जब आप पढ़ रहे हैं तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अपना क्लियर करिए कि जब भी आर्किगोनियम कहीं भी डेवलप होगा तो इट वुड बी अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। दिस इज आर्किगोनियम, इट वुड बी अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका अलग अलग जीनस में, अलग अलग स्पीशीज में इसके वेंटर का साइज अलग हो सकता है, नेक का साइज अलग हो सकता है, लेकिन वो होगा फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर ही, है ना। चाहे आप ब्रायोफाइट से लेके और जहां तक भी आपको आर्किगोनियम का डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे, इट इज टिपिकली अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। अलग अलग जीनस, अलग अलग स्पीशीज में उसके वेंटर का साइज, उसकी नेक का साइज, उसकी नेक कैनाल्स, ये सब चेंज हो जाता है, पर उसका बेसिक जो शेप है वो हमेशा हमेशा कैसा होगा? फ्लास्क शेप्ड। दूसरा, एंथ्रीडियम कैसा होगा? एंथ्रीडियम इज ऑलवेज अ टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। टेनिस रैकेट आप लोग जानते हैं ना, टेबल टेनिस रैकेट कैसा होता है? बैडमिंटन वाला नहीं, उसका तो हैंडल लंबा होता है और ऊपर वाला साइज छोटा होता है। लेकिन जब हम टेबल टेनिस वाला रैकेट देखते हैं तो इन कंपैरिजन टू दैट रैकेट, तो उसका ऊपर वाला साइज बड़ा होता है और हैंडल छोटा सा होता है, ठीक है। तो जो उसका हैंडल छोटा है और ऊपर वाला साइज बड़ा है, वही टेबल टेनिस का रैकेट है। उसी जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका? एंथ्रीडियम का। और उस एंथ्रीडियम का जो ऊपर फ्लैट वाला स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर एंथीरोजॉइड्स डेवलप होते हैं। ये बेसिक है बेटा। चाहे आप ब्रायोफाइट ले लीजिए, टेरिडोफाइट ले लीजिए, या जिस भी मेंबर में आपको एंथ्रीडियम आर्किगोनियम दिखाई दे रहे होंगे, तो उनका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। वो कैसा होगा? ऐसा, ऐसा, और फिर इसके अंदर इस तरीके से डिवीजन हो रहे होंगे, और इस तरीके से डिवीजन हो रहे होंगे, और हर ये जो ट्रायंगुलर शेप का है, इसके अंदर एक एंथीरोजॉइड डेवलप होगा। हर ट्रायंगुलर जो शेप है उसके अंदर एक एंथीरोजॉइड डेवलप हो रहा होगा, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्पोर है। और यहाँ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि ये जो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके यहाँ पर एक एग सेल होगी जो कि फीमेल गैमेट है, ठीक। तो ये दो। हाँ सोनल द्विवेदी, कुछ पूछना है बेटा? आपने हैंड रेज किया है। सोनल कौन है? यहाँ पे है क्या? सोनल कुछ पूछना है बेटा? चलो,
तो ये चीज ना आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि आर्किगोनियम होगा ऑलवेज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर और एंथ्रीडियम इज ऑलवेज अ टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। उसका जो ऊपर वाला फ्लैट हिस्सा है उसके अंदर ही वही उसका फर्टाइल पोर्शन होता है और उसी के अंदर एंथेरोजॉइड्स डेवलप होते हैं और जो फीमेल पार्ट है उसके वेंटर के अंदर जो नीचे बल्बस पार्ट है उसके अंदर फीमेल जो न्यूक्लियस है या फीमेल गैमीट है वो डेवलप होता है। ओके, द हैप्लॉइड स्पोर गिव्स राइज टू गैमेटोफिटिक जनरेशन। हाँ तो बेटा जब हमारा उसके लास्ट में मियोटिक डिवीजन हुआ ना, पहले तो बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स हुए जिससे कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, फिर हर सेल ने एक मियोटिक डिवीजन किया जिससे कि 4 स्पोर बने, यानी कि हैप्लॉइड स्पोर्स बने। ठीक है, अब उस हैप्लॉइड स्पोर से गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू होती है। ठीक है, तो जितने भी हैप्लॉइड जनरेशन के सेल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पर मियोसिस की जरूरत नहीं होगी इन प्लांट्स में। इसका डायमीटर कितना होता है स्पोर का, 0.03 से लेकर 0.05 मिलीमीटर। ओके, spore wall is double layered, outer lamelate layer and inner granular layer। ठीक है, जो स्पोर की वॉल है वो 2 लेयर होती है, बाहर वाली लैमिलेट लेयर, लैमिलेट माने आप जानते पटली जैसी कुछ बने होते हैं, स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उसके ऊपर, एंड इनर इज ग्रैन्युलर लेयर। डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रोथैलस, है ना। वहां पर क्या पढ़ रहे थे अभी तक, ये एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा वो हमने किस में रखा था, थैलोफाइटा में रखा था। और बिल्कुल आपको डेफिनेशन हर बार मैंने रटाई भी थी कि थैलस इज अ बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच देयर इज नो डिविजन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। यही तो मैंने डेफिनेशन कई बार आप लोग को बताई है। अभी आप लोअर प्लांट्स वाले कई सारे मेरे वीडियोस अगर देखेंगे तो ये डेफिनेशन मैंने हर बार आपको हर क्लास में रटाई है कि व्हाट इज अ थैलस। थैलस इज अ बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर देयर इज नो डिवीजन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी कि प्रिमिटिव काइंड की प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते उसको हम लोग थैलस बोलते हैं। और यहाँ पर ये इस स्पोर से जो डेवलप होने वाला गैमेटोफाइट है उसको कहा जाता है प्रोथैलस, यानी प्रिमिटिव काइंड ऑफ थैलस। अब यहाँ पर ये इसके लाइफ साइकिल के बीच में एक स्टेज ऐसी आ रही है जिसमें कि रूट, स्टेम, लीफ का डिवीजन नहीं है, पर वो एक बॉडी वहाँ पर डेवलप हो रही है, उसको प्रोथैलस कहा जा रहा है। जबकि इस प्लांट की बॉडी अच्छे से डेवलप्ड होती है, जो मैच्योर बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है, उसमें खूब अच्छे से रूट, स्टेम, लीव्स का डिवीजन होता है, उसमें वेस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। क्योंकि मैंने तुम लोगों को ये भी बार बार बताया है कि टेरिडोफाइट्स आर आल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, Pteridophytes are also known as vascular cryptogams, means these plants have vascular system but they are not having क्या, flowers। cryptogams माने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है बेटा कि ये टाइम ओवर हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं जो आज मैंने लिखा हुआ है, फिर आगे हम लोग समझाते रहेंगे। और तुम लोगों को कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो तुम लोग आके पूछ सकते हो। ठीक है, अब स्पोर का तो स्ट्रक्चर हम समझ गए कि वो डबल लेयर्ड है, बाहर वाली लेयर पे कुछ स्कल्पचरिंग होती है, कुछ लैमिनेट स्ट्रक्चर होता है, अंदर वाला ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। द स्पोर जर्मिनेट्स अलोंग द ट्राई रेडिएट रिज, उस पर एक ट्राई रेडिएट रिज होती है, यानी ट्राई रेडिएट का मतलब है 3 जिसके रेज हो, ऐसी एक रिज बनी होती है। ट्राई यानी 3 रेडिएट जिनकी 3 रेज हो, ट्राई रेडिएट रिज
एक रिज माने उभार, वहीं पे ये पानी एब्जॉर्ब करती है और वहां से जर्मिनेट होती है। फर्स्ट डिवीजन गिव्स राइज टू अ स्मॉल बाइकॉन्वेक्स राइजोइडल सेल एंड अ लार्ज सेल। अभी मैं इसको डायग्राम में समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्टिकल वाइल, ओके, हम लोग पहले देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो ट्राई रेडिएट मार्क है, यहीं से ये जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होके ये देखो फट के ये बाहर निकल आया। एंड इसमें सबसे पहला ये एक डिवीजन हुआ जिससे कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये जो छोटे वाला हिस्सा है जिसको कि राइजोइडल सेल लिखा हुआ है, इट इज अ बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स का मतलब है दोनों साइड उभरा हुआ जिसका स्ट्रक्चर हो। देखिए ऐसा ही तो दिख रहा है राइजोइडल सेल। इट इज अ बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद जो इसका सेकंड डिवीजन होता है वो इस तरह का लॉन्गिट्यूडनल सीधा खड़ा हुआ डिवीजन है जिससे कि 2 सेल्स फिर से बनी, बेसल सेल एंड आउटर सेल। ये जो बेसल सेल एंड आउटर सेल है, ये देखिए फिर से इस तरीके से इसमें 2 कर्वेचर लिए हुए इस तरीके के डिवीजन होते हैं, नंबर 3 एंड नंबर 4। देख रहे हैं, नंबर 3 वाला डिवीजन कर्वेचर लिया हुआ एंड नंबर 4 वाला डिवीजन। इसके बाद यहाँ पर इसमें फंगल इन्फेक्शन आता है बच्चों। फंगल इन्फेक्शन आने के बाद ही ये इसके आगे वाली स्टेजेस होती हैं। ई तक का जितना डिवीजन होता है तो आप जानते हैं स्पोर के पास भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है, उसको ये लोग यूज करते हैं। और फिर उसके बाद इसमें एक फंगल हाइफा इसमें एंटर करता है और इसमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेता है। और उसके बाद ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बाद आप लोग जानते हैं ना सहजीविता, जिसमें मैं बार बार आपको बताती हूँ, इट इज अ बेनिफिशियल रिलेशनशिप फॉर 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स। It is a relationship in between 2 living organisms in which both the partners are equally benefited. यहाँ पर दोनों जो मेंबर्स हैं दोनों बेनिफिटेड होते हैं। फंगस को भी फायदा होता है, वो उसको भी रहने की जगह मिल रही है और यहाँ पर इसको भी उससे स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन मिल रहा है। और फिर उसके बाद ये इस तरीके से डिवाइड होके इसमें से छोटा सा ट्यूबरकल निकलता है और ये जर्मिनेट होके नया इस तरीके से प्रोथैलस डेवलप कर लेता है। अब हम आ जाते हैं थ्योरी पे, जरा देखिए। अ वर्टिकल वॉल डिवाइड्स द लार्जर सेल इनटू अ बेसल सेल एंड आउटर सेल। ये सेकेंड डिवीजन की बात हो रही है। फर्स्ट डिवीजन से बाइकॉन्वेक्स सेल बना, दूसरी डिवीजन से क्या बना, बेसल सेल और आउटर सेल। द आउटर सेल डिवाइड्स बाय 2 ऑब्लिक डिवीजंस, जो नंबर 3 और नंबर 4 अभी आपको डायग्राम में दिखाए थे, जो इंटरसेक्टिंग ईच अदर गिविंग राइज टू एन एपिकल सेल। उनके डिवीजन से जो बीच में एक सेल बनती है उसको एपिकल सेल बोलते हैं। अप टू दिस स्टेज द गैमेटोफाइट डेवलप्स विद द हेल्प ऑफ फूड स्टोर्ड इन स्पोर। स्पोर के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यहाँ तक का डिवीजन पूरा का पूरा उससे होता है। फिर आगे फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस आफ्टर एंट्री ऑफ सिम्बायोटिक फंगस ऑफ फाइकोमाइसिटीज इनटू बेसल सेल ऑफ गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर एक फंगस इसको इन्फेक्ट करती है और अगर ये फंगस इन्फेक्ट नहीं करेगी तो आगे का डिवीजन तब तक नहीं होगा, वो उसी स्टेज में पड़ा रहेगा। जब ये फंगस इसको इन्फेक्ट करेगी फाइकोमाइसिटीज की, तभी ये आगे का डिवीजन इसमें शुरू होगा। फाइकोमाइसिटीज जो सबसे लोअर मोस्ट टाइप का ग्रुप है फंगस का, जिसमें राइजोपस, म्यूकर, ये सारी फंगस आती हैं, तो वो इसको इन्फेक्ट करती है। एक एंडोफिटिक माइकोराइजा यानी कि रूट के साथ एक एसोसिएशन डेवलप करती हैं। और एंडोफिटिक का मतलब हुआ उसकी बॉडी के अंदर रहते हुए, है ना। कुछ फंगस होती है जो बाहर से इन्फेक्शन करती है, कुछ होती है जो उसके अंदर एंटर कर जाती है। तो एंडो वर्ड बताता है कि वो उसकी प्लांट बॉडी के अंदर रहती है। द एपिकल सेल ऑफ गैमेटोफाइट बिकम्स एक्टिव टू डेवलप मैच्योर गैमेटोफाइट। अब ये इसकी जो एपिकल सेल होती है, ये देख रहे हैं आप जहाँ पे मेरा एरो है जी वाले डायग्राम में सबसे आगे, ये जो एपिकल सेल है ट्रायंगुलर जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये फर्दर एक्टिवेटेड होती है और एक नया इस तरीके का स्ट्रक्चर
डेवलप करती है। ओके बच्चों, इसके बीच में अगर आपको कोई किसी भी स्टेज में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग आके फर्दर पूछ सकते हैं, है ना। अभी आप लोग के पास तो ये फैसिलिटी है, आप इसको बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ आता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, तो आप आके पूछ सकते हैं आराम से। ओके हाँ, फटाफट से अटेंडेंस लेते हैं और बच्चे स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देंगे। अगर इन बिटवीन ये बीच में कनेक्शन लूज भी हो जाता है हमारा तो मेरे पास अटेंडेंस आ जाएगी। ओके, अटेंडेंस बोलिए। 1 रोशनी राजपूत, जानवी गौतम, रोशनी राजपूत, हाँ जानवी गौतम, फिजा परवीन, स्वप्निल, कृतिका रावत, अनमोल, अंशिका सिंह, शिवांगी गौतम, शफक नूर, पायल गौतम, मुस्कान शर्मा, शाहिला परवीन, करिश्मा वर्मा। एक मुस्कान करके जो ज्वाइन करती है वो कौन सी मुस्कान है भाई? हाँ, अच्छा, कई मुस्कान है ना अपनी क्लास में। फिर उसके बाद शाहिला परवीन, करिश्मा वर्मा, सिमरन गौतम, अंजलि रावत, अंजलि तिवारी, आराधना रावत। तुम लोग देख पा रहे हो तो तुम लोग इनकी अटेंडेंस बोल दो अगर कोई प्रेजेंट है तो, है। अंजलि तिवारी, आराधना रावत, सरिता साहू, मुशर्रत जहान, आकांक्षा यादव, महिमा भीम, खुशबू गौतम, अंजलि कश्यप, अनम खान, इकरा मजहर, इकरा तुम्हारा नाम है, इराम होगी, है ना। ओके, एकता कुमारी, प्रिंसी, अमर सिद्दीकी, गरिमा कुशवाहा, अलीशा, मुस्कान, तुम हो डबल मुस्कान, रोशन जहान, अंजलि पाल, निकिता श्रीवास्तव, एकता गौतम, श्रेया द्विवेदी, सोनम गुप्ता, सना अंसारी, खदीजा फातिमा, अंजलि, इरम वसीम, सोनिया कटियार। कौन बोला? 29 तो बहुत देर हो गई बेटा निकले। 32 भी प्रेजेंट, मैम 13 भी प्रेजेंट है। हाँ, लगा दिए। अरीबा, दिव्यांशी, रिया कुमारी। तुम लोग बेटा स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं देख लूंगी। रिया कुमारी, हाजरा परवीन, कशिश मलिक, पिंकी यादव। खत्म हो गई मीटिंग, चलो। पिंकी यादव, प्रेरणा, सुमैया नफीस, रूही इद्रिश, अंशिका सिंह, श्रेया यादव, रिनी शर्मा, तबस्सुम एंड वर्षा, प्रिया राणा,